भारत से लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार ट्विटर ने आईटी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। ट्विटर ने मंगलवार को बताया कि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइन के मुताबिक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट कर दिया है। इसकी डिटेल्स ट्विटर जल्द ही केंद्र सरकार से साझा करेगा। दूसरी ओर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है। ट्विटर के अधिकारी 18 जून को शाम 4 बजे संसदीय समिति में पेश होंगे। ट्विटर को सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज का दुरुपयोग रोकने पर कदम बताने होंगे। ट्विटर को बताना होगा डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा पर वो क्या कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस साल फरवरी में केंद्र की ओर से ट्विटर को कुछ कंटेंट ब्लॉक करने को कहा गया था। इसके बाद से ट्विटर और केंद्र के बीच तकरार जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए 1 मिनट में। गाजियाबाद में 72 साल के अब्दुल समद की पिटाई और दाढ़ी काटे जाने के मामले में लोनी बॉर्डर कोतवाली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। गलत सूचना को बिना सत्यापित किए प्रसारित करने के आरोप में ट्विटर के अलावे जुबैर, राना अयूब समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि 10 आरोपियों में से 5 मुस्लिम हैं। एफआईआर से ये भी खुलासा हुआ है कि बुजुर्ग ने जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप नहीं लगाया था। जय श्री राम के नारे की बात 7 जून को एक समाजवादी पार्टी नेता के फेसबुक लाइव में आई। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं मामले को सांप्रदायिक हिंदू विरोधी रंग देने पर राजनीति भी हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा जवाब दिया, प्रभु श्री राम पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। पुलिस के सच्चाई बताने पर भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली दौरे पर हैं। पूरी खबर 1 मिनट में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। वो 17 जून तक दिल्ली में रहेंगे। बंगाल के चुनावी नतीजों और हिंसा के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ की दिल्ली यात्रा काफी मायने रखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट दे सकते हैं। इससे पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखी। मैंने आज व्यथित मन से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। आजादी के बाद देश ये सबसे भयावह स्थिति देख रहा है। राज्यपाल ने प्रदेश में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपने कानूनी दायरे को भूल गए हैं। सरकारी कर्मचारी का काम है नियमानुसार काम करे, तथ्य से काम करे। राज्यपाल के आरोपों पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि राज्यपाल धनखड़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में फिलिस्तीन और इजराइल जैसा युद्ध चल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद और बढ़ गया है और इस बीच आज 1 बजे चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान आज दिन में 1 बजे मीडिया के समक्ष अपनी बात रखेंगे। इसके पहले अकेले बचे सांसद चिराग ने एलजेपी कार्य समिति की वर्चुअल बैठक कर बगावत करने वाले चाचा पशुपति पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से बाहर कर दिया। उन्होंने इस फैसले की जानकारी चुनाव आयोग और लोकसभा स्पीकर को दे दी है। इससे पहले चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को 3 महीने पहले लिखी चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर कर लिखा, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। इस बीच चिराग पासवान के समर्थकों ने पटना के एलजेपी ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया। पशुपति पारस गुट ने एलजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर संसदीय दल के नेता के बाद अब चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। सूरजभान सिंह को एलजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीएसपी के बागी विधायकों का एसपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है।
इस क्रम में अखिलेश यादव बीएसपी में सेंध लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं। दरअसल बीएसपी के बागी विधायकों ने मंगलवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इन विधायकों को मायावती ने निलंबित कर दिया था। अखिलेश से मिलने वाले विधायकों में असलम रायनी, मुद्तजबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, असलम, अली चौधरी, सुभाष पटेल, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा शामिल हैं। हम लोगों को जो सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ने दिया है, वो ऐसा सम्मान पूरे भारत में कोई नहीं दे सकता, और जो भी पार्टी सम्मान देगी हम उसके साथ में रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अक्टूबर 2020 में 7 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनाए गए रामजी गौतम की दावेदारी का विरोध किया था। अब माना जा रहा है कि ये सभी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इजरायल के दूतावास धमाके मामले में एनआईए को कामयाबी मिली। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके की जांच कर रही एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। धमाका मामले में 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। एनआईए के मुताबिक दोनों संदिग्ध जामिया नगर से ऑटो के जरिए अब्दुल कलाम रोड पहुंचे थे और विस्फोटक रखने के बाद वो अकबर रोड पहुंचे। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने अपनी जैकेट उतार दी थी। एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। इजरायल दूतावास के पास इसी साल 29 जनवरी को ये धमाका उस समय हुआ था जब वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के तौर पर होने वाला बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली थी कि इजरायल दूतावास के बाहर जहां ब्लास्ट हुआ था वहां गड्ढा हो गया था। पुलिस ने मौके से बॉल बेयरिंग और आईईडी के अवशेष बरामद किए थे। वैक्सीन की कीमतों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा है और इस बार सवाल उठाया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार से कोवैक्सीन की तय कीमतों पर फिर से विचार करने की अपील की है। भारत बायोटेक ने कहा, भारत सरकार को 150 रुपए प्रति डोज सप्लाई लंबे समय तक संभव नहीं है। कोवैक्सीन की 150 रुपए प्रति डोज कीमत प्रतिस्पर्धा के हिसाब से ठीक नहीं है। भारत बायोटेक केंद्र को 150 रुपए, राज्य सरकारों को 400 रुपए और निजी क्षेत्र को 1200 रुपए डोज की दर से कोवैक्सीन दे रही है। कंपनी ने निजी क्षेत्र में कोवैक्सीन की ज्यादा कीमतों को भी जायज बताते हुए कहा, केंद्र के आपूर्ति शुल्क से निजी क्षेत्र में कीमतों का ढांचा बदल रहा है। लागत निकालने के लिए निजी क्षेत्र में वैक्सीन की अधिक कीमत जरूरी है। भारत बायोटेक ने कहा कि उसने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये लागत निकालना जरूरी है। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जो बड़ी राहत की खबर है। देश में 75 दिनों बाद 24 घंटे में सबसे कम केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 60,471 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 2,726 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में कोरोना से देश में 1 लाख से अधिक संक्रमित स्वस्थ भी हुए। देश भर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से भी नीचे है। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 9,13,338 हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर पर आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है और कहा है कि माता पिता बच्चों को घर पर ही रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 90% कारगर पाई गई नोवावैक्स वैक्सीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। सारे वैक्सीन में कोई ना कोई ऐसी तरह का रिएक्शन का रहता है। पुराने जमाने वाले वैक्सीन में और भी ज्यादा होते थे, तो ये ना के बराबर है, बिल्कुल नैनो। 18 जून से दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए मरीजों को पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं देश भर के स्मारकों को भी आज से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। रोहिंग्याओं के नए ठिकाने की वजह से दिल्ली और यूपी के अधिकारियों में जंग शुरू हो गई। दिल्ली के मदनपुर खादर के पास यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्याओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर रोहिंग्याओं को मदद देने का आरोप लगा है। जब यूपी के अधिकारी अवैध कब्जे को खाली कराने पहुंचे, तो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने धमकी दी।
पता चला है कि जकात फाउंडेशन की जमीन पर 2012 में रोहिंग्याओं की बस्ती बसी थी। 2018 में यहां आग लगी, तब इन रोहिंग्याओं को राहत देते हुए एक हफ्ते के लिए यूपी की जमीन पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन तब से इन लोगों को यहां से नहीं हटाया गया। लेकिन इनको पुनः जकात फाउंडेशन की जमीन पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने दोबारा टेंट हमारी जमीन पर ही लगाना चालू कर दिया। इस मामले में विसल ब्लोअर आनंद त्रिवेदी ने रोहिंग्याओं पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार वोट के लिए इन्हें बसाने का काम कर रही है। आगरा में दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। आगरा में कागरौल कस्बे में मंगलवार को रात को एक मकान के ढह जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मकान गिरने के बाद कुल 9 लोग दब गए थे, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई थी। सभी का इलाज आगरा जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कस्बे की वाल्मीकि बस्ती में हाकिम सिंह का परिवार रहता है। रात को पूरा परिवार घर में मौजूद था। हाकिम ने कुछ समय पहले ही नया घर बनवाया है। घर के कुछ हिस्से में काम बाकी है, लेकिन परिवार रहने लगा था। मंगलवार रात को 8 बजे घर में 2 कमरों के बीच बड़ा पत्थर बीम अचानक टूट गया। बीम के टूटने से दोनों कमरों की छत भरभराकर गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने मलबे में दबे सभी 9 लोगों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 3 बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सबको निकालकर तत्काल आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसमें से कुल 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोग की डेथ हो गई है। यूपी के महाराजगंज में महाव नाला का तटबंध टूटने से तेजी से गांवों की ओर पानी बढ़ रहा है। नेपाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का जबरदस्त असर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पड़ा है। यहाँ मंगलवार की शाम को 4 स्थानों पर महाव नाला का तटबंध टूट गया। तटबंध के टूटने के बाद पानी की तेज धारा चारों तरफ फैल गई है और हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तटबंध टूटने का सबसे ज्यादा असर पास के गांव पर पड़ने जा रहा है। पानी तेजी के साथ गांव की ओर बढ़ रहा है। इसे महानाला का रूप दे दिया गया और हर वर्ष अपना विकराल रूप लेकर आता है और टूट जाता है। सीएम जी से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि इसको प्रशासन के लोगों को किसी तरह रिपोर्ट लेकर के इसको नदी घोषित किया है। नेपाल में सोमवार की शाम से तेज बारिश हो रही है। बारिश से पानी का बहाव बढ़ने से 4 जगह से महाव नाला का तटबंध टूट गया। क्षेत्र के अमहवा गांव के सामने पूर्वी तटबंध के साथ साथ खैरहबा दुबे गांव और बिशनपुरा गांव के सामने पश्चिम तटबंध टूटा। तटबंध टूटने के साथ ही इलाके में बड़े पैमाने पर धान की फसल बह गई है। राजस्थान के कुछ इलाकों में आंधी बारिश है तो कुछ में तपती गर्मी। जोधपुर के लोहावट में मौसम ने ऐसी पलटी खाई कि दिन में ही अंधेरा छा गया। ऐसा यहाँ इलाके में रेत का तूफान आने से हुआ। लोहावट में काले रेत के गुब्बार के चलते दिन में अंधेरा छा गया। आसमान में देर तक धूल का गुब्बार छाया रहा। तेज धूल भरी आंधी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं जैसलमेर में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके चलते नाचना मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में कई जगह धूल भरी आंधी तो कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। तेज धूल भरी आंधी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आंधी के चलते दिन में ही वाहन चालकों को वाहन की लाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह तेज आंधी के चलते पेड़ पौधे भी गिरे हैं। वहीं आंधी और बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे क्षेत्र में गर्मी से आम जनजीवन को निजात मिली है। दूसरी ओर बीकानेर समेत कई इलाकों में गर्मी का सितम बरकरार है। रेगिस्तान में भी सूरज जमकर आग बरसा रहा है। बीकानेर में जूनागढ़ किले के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.